नमस्कार। कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ास मुलाकात में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के संगठन के मुखिया तो हैं ही वीडी शर्मा जी, जिन्होंने बहुत कम समय में संगठन के उस दौर की तरफ बहुत विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से लौटने की कोशिश अपनी टीम के साथ की है। और सरकार और संगठन ने उसका बहुत ही समुचित प्रतिक्रिया देकर स्वागत भी किया है। निश्चित तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी कोई है जिसने पूरी भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है तो वो है संगठन। संगठन गढ़े चलो, ये नारा लेकर ये पार्टी 2 सांसदों से आज देश के 60% से अधिक राज्यों में अपनी सरकारों के साथ और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर स्थापित है। और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हाथ में लिया, जिसकी चर्चा न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश के बाहर भी हुई। और संगठन उससे काफ़ी, जो रिपोर्ट्स हैं कि उससे काफ़ी प्रसन्न भी है। और ये जो योजना है ये है बूथ विस्तारक योजना। ये दरअसल शायद 2018 का एक फीडबैक हो सकता है कि आपने महसूस किया हो कि बूथ की ये कड़ी जो भारतीय जनता पार्टी की बहुत मजबूत कड़ी है, इसको और मजबूत करना है। शायद 2018 में कहीं कोई कमी बेशी रही हो। और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक नवाचारी प्रयोगों के साथ निरंतर अपने को आगे रख रही है। चुनौतियां निश्चित तौर पर हैं, क्योंकि 2018 से 2023 का सफ़र एक मिश्रित सफ़र है भारतीय जनता पार्टी के लिए। 2018 में वो नहीं थी, फिर वो 2019 के बाद परिदृश्य में लौटती है, लेकिन चुनौतियां अभी काफ़ी हैं। तो मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं वीडी शर्मा जी। बहुत स्वागत करता हूं आपका। नमस्कार। अब तक का जो ये सफ़र प्रदेश अध्यक्ष का आपका रहा है, इस दौरान हमने कई सारी चीज़ें जो फीडबैक हम तक पहुंचता है, एक तो ये पता चलता है कि आपने विनम्र और सशक्त दोनों छवियों का बहुत तरीके से प्रतिनिधित्व करने की कोशिश की है। आसान नहीं होता, बड़ा कठिन होता है कि कभी संगठन के एक ऐसे प्रशासक मुखिया के तौर पर कहाँ क्या खर्च हुआ, कहाँ क्या हुआ, बताइए मुझे, किस तरह जा रहे हैं, कौन पहुंचेगा वहाँ। और दूसरी तरफ वही जो भारतीय जनता पार्टी का एक विनम्र व्यक्तित्व भी, कैसे कैसे तालमेल बिठाते हैं? शरद जी, आपने बड़ा ठीक कहा कि भारतीय जनता पार्टी ख़ासतौर पर मध्य प्रदेश का जो संगठन है, ये संगठन देश के अंदर एक बड़ा आइडियल संगठन के तौर पर माना जाता है। इस संगठन को, जिनका आपने उल्लेख किया कि जन्म शताब्दी वर्ष, ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, हम लोग इसको मना रहे हैं। मध्य प्रदेश के संगठन को रचने और गढ़ने वाले ऐसे जो व्यक्तित्व हैं, उसमें ठाकरे जी, राजमाता सिंधिया हों, प्यारेलाल खंडेलवाल, कैलाश जोशी, सुंदरलाल पटवा के साथ ये जो आज हमारा जो नेतृत्व सभी लोग, माननीय शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, ऐसे जो लोग हैं, इन सब लोगों के साथ जब मुझे ये जिम्मेदारी मिली तो मेरा सबसे पहला ये प्रयास था कि इस जिम्मेदारी के अनुरूप अपने आप को कैसे बनाया जाए जी। क्योंकि आसान नहीं था। मैंने कहा कि आइडियल ऑर्गेनाइजेशन था मध्य प्रदेश का, है जो उन लोगों ने खड़ा किया है। इसमें 4 नए पैरामीटर्स आज के समय के अनुकूल क्या हो सकते हैं, तो उसके साथ ही अपने आप को इसके अनुरूप कैसे बनाया जा सकता है। तो मैंने प्रयास किए हैं कि सबके साथ मिलकर के, सबके स्नेह और आशीर्वाद के साथ, और मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि हमारे नेतृत्व ने अगर मुझे जिम्मेदारी दी तो मेरी पीठ पर हाथ रख के इसके अनुरूप बनाने में उन सब का भी योगदान और सहयोग में कहूँ, आशीर्वाद कहूँ, ये मिला है। उसी का परिणाम है कि इस दिशा में मैं 2 कदम आगे बढ़ा सका हूँ। और संगठन काम में अपने आप को उसके अनुरूप बनाने का मेरा प्रयास अभी भी है। मैं उस दिशा में एक प्रयासरत हूँ। और भी कुछ ऐसा लगता है तो उसको भी और ठीक करके आगे कैसे उस स्थान का रूप बना जा सके। विद्यार्थी परिषद जो भारतीय जनता पार्टी का शक्तिपुंज, अगर छात्र राजनीति की मैं बात करूं, आप उसके एक बहुत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर रहे हैं। इसकी भी बड़ी मदद मिलती होगी जाहिर तौर पर आपको। पूरे मध्य प्रदेश में आपके पास आकलन की अपनी भी एक युवा शक्ति की प्रणाली होगी, और इसके साथ वरिष्ठ नेताओं का भी एक फीडबैक आपको बराबर मिलता होगा। कहीं दोनों में आप कहीं कुछ डिफरेंस पाते हैं? युवा शक्ति कुछ और सोच रही है, वरिष्ठ पीढ़ी का चिंतन किसी और दिशा की तरफ जाता है, या आप पाते हैं कि दोनों के बीच में एक आदर्श समन्वय जैसी स्थिति भी होती है? मैं ऐसा मानता हूं कि विद्यार्थी परिषद मध्य प्रदेश नहीं, देश के अंदर या दुनिया के अंदर अगर हम ये कहें कि व्यक्तित्व निर्माण का अगर कोई
केंद्र है ऑर्गेनाइजेशन, तो वो विद्यार्थी परिषद है। युवा शक्ति को देशभक्ति के भाव से ओतप्रोत करना, उसके प्रति जागृत करना और उस दिशा में देश के लिए ये यूथ किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाएगा। जो एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी लगातार यूथ के बारे में जो कहते रहे कि ऐसे यूथ का सृजन करना और ऐसे युवाओं के व्यक्तित्व का निर्माण जो स्वामी विवेकानंद विद्यार्थी परिषद के आइडियल के तौर पर विद्यार्थी परिषद मानती है, तो ऐसे देश के लिए यूथ खड़े करना, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका विद्यार्थी परिषद ने देश के अंदर निभाई। और एक स्थान पर नहीं, केवल पॉलिटिक्स नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ सामाजिक क्षेत्र में कई प्रकार के स्थानों पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उस दिशा में आगे बढ़े हैं। मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उस संगठन में काम करके अपने आप को कुछ सीखने का मैंने भी प्रयास किया। और मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में भी जो हमारा नेतृत्व है वो हमेशा ये प्रयास करता है कि नई पीढ़ी को, नौजवानों को और इस प्रकार के व्यक्तित्व को कैसे आगे लाया जाए। तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार के लोगों को अपने इस संगठन तंत्र में कैसे उनको आगे बढ़ाना और उनको लाना, ये जो प्रयास है। तो एक विद्यार्थी परिषद हो गया, दूसरा हमारा युवा मोर्चा में भी कई प्रकार के नौजवानों का, उनके व्यक्तित्व का सृजन होता है। फिर सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत लोग ऐसे हैं। तो इन सबके बीच एक समाहित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमेशा से करता आया है। हम लोग कभी कभी सुनते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं आपकी पार्टी में कि वीडी शर्मा जी का यूथ बड़ा स्ट्रांग है और सुनते भी वो यूथ की ज़्यादा है। कितनी सच्चाई है इसमें? शरद जी, ये एक मेरा सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश के अंदर नहीं, देश के अंदर भी मैं विद्यार्थी परिषद के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और फुल टाइमर होने के कारण से यूथ अगेंस्ट करप्शन का मैं नेशनल को कन्वीनर था। फिर नेहरू युवा केंद्र का मैं नेशनल वाइस चेयरमैन था। माननीय प्रधानमंत्री जब बने उसके बाद ये काम भी मुझे मिला। तो एक लगातार संपर्क और संबंध होने के कारण और मध्य प्रदेश के अंदर लगातार पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने में मुझे लगता है कि प्रवास और बाकी सारी चीज़ों के कारण उस समय जो विद्यार्थी नौजवान संपर्क में थे, आज वो उस स्थिति में कोई राजनीतिक क्षेत्र में भी काम कर रहा है, तो कोई सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा है, तो कोई अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। तो इसलिए संबंध और संपर्क है, तो ये उनका स्नेह हमेशा से रहा है और मिलना जुलना सतत मेरा रहता है। तो उसके कारण से ऐसा लगता है कि यूथ कनेक्ट है और मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि वो यूथ आज कनेक्ट है और मैं प्रयास करता हूं कि उनके साथ लगातार संपर्क और संबंध बना रहे। यूथ भी प्रॉपरली कनेक्ट है और संगठन के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी एक प्रॉपर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इधर आपके जो समीक्षक हैं, जो आपके कामकाज को करीब से देखते हैं, वो ये कह रहे हैं कि कमलनाथ जी पर बोलना बंद कर दिया वीडी शर्मा जी ने और बहुत इधर उधर की राजनीतिक बयानबाजी से अपने को अलग कर लिया और अब वो बहुत गंभीरता से 2023 के लिए जुट गए हैं। तो क्या मतलब अब डीफोकस तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि राजनीतिक बयानबाजी एक राजनेता के दैनंदिन का हिस्सा है कि कोई रिएक्शन आया है तो उसका प्रतिक्रिया देना आवश्यक है। लेकिन क्या अब आपको थोड़ा, आप अपने को समेट भी रहे हैं कि संगठन गढ़े चलो, 2023 की तरफ बढ़े चलो? शरद जी, वैसे मेरी एक हमेशा से प्रयास रहा है कि मैं चाहे कांग्रेस की लीडरशिप हो या और भी कोई समाज के अंदर इस प्रकार के राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, माननीय कमलनाथ जी होंगे, दिग्विजय सिंह जी होंगे, यार जो भी, मैं कभी किसी पर व्यक्तिगत इस प्रकार की चीज़ें मैं वैसे भी नहीं जनरली करता हूँ। आपसे मेरा इतना दिनों का संबंध है और एक जो मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं तो उनका सम्मान से एक प्रयास करता हूँ कि हर किसी को सम्मान के साथ हम बात करें। लेकिन कभी कभी मन थोड़ा दुखी इस बात से होता है कि अनर्गल कोई आरोप जब लगते हैं और कुछ लोग योजनाबद्ध तरीके से जब आरोप लगाते हैं तो मन को पीड़ा तो होती है। तो कभी कभी इसका रिएक्शन होता है, मैं भी कभी कभी इस पर जवाब देने का मैंने भी प्रयास किया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये चीज़ें ज़्यादा हमने फोकस नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने एक शब्द का उपयोग किया था कि हम, माननीय प्रधानमंत्री हमें कहते हैं कि हम सबको एक सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम अपने काम को आगे करते रहें। हम किसी की लाइन को छोटा करेंगे, ये हमारा कभी विचार नहीं रहा। मैंने भी यही सीखा है कि अपनी लाइन को आगे बढ़ाना और आगे बढ़ते रहिए। मैं आपके इस जेस्चर को अप्रिशिएट करूंगा कि ये एक बहुत सकारात्मक बात है एक ऐसे प्रदेश अध्यक्ष की जो इस दृष्टि के साथ अपने प्रधानमंत्री की आदर्श संकल्पना को लेकर बढ़ रहे हैं। अच्छी बात है। बूथ विस्तारक योजना, बड़ी चर्चा रही सर इसकी हमने, और आपने जैसा कहा कि जो बीजेपी का एक बड़ा सुंदर शब्द है देव दुर्लभ कार्यकर्ता, उसने इसको चरितार्थ करने के लिए भी ताकत लगाई। थोड़ा सा मुझे बताइए कि बूथ विस्तारक योजना
को कैसे आप बहुत सरल शब्दों में समझाएंगे? हमने पहले भी बात की है इस पर ज़रूर, लेकिन क्या आपने इससे किया है? और बूथ विस्तारक योजना का उद्देश्य क्या सिर्फ चुनाव जीतना ही है या इसके कुछ और भी उद्देश्य हैं? शरद जी, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर आपको ध्यान में होगा कि जब जबलपुर के अंदर माननीय अमित शाह जी जब आए थे तो उन्होंने मुझे पूछा था कि ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने कुछ योजना बनाई है। तो मैंने उनको अपना जो ब्लूप्रिंट था वो दिया था कि हमने ऐसा विचार किया है। उस समय अमित शाह जी ने हमें कहा और ओपनली कार्यकर्ताओं को कहा, जब वो बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, कि मैं अपील करूंगा कि मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता, जिस व्यक्तित्व ने इस मध्य प्रदेश को नहीं देश की भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने के लिए अपना जीवन लगा दिया, तो ऐसे व्यक्तित्व को शताब्दी वर्ष के अवसर पर क्या मध्य प्रदेश भाजपा के कार्यकर्ता समय का समर्पण करेंगे? और करना चाहिए। मैं अपील करता हूं इसकी, और वो अपील मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने, माननीय अमित शाह जी ने जो कहा, उस पर मैं आपको बताता हूं कि हम लोगों ने जो बूथ विस्तारक योजना में कि माननीय ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर 10 दिन की विस्तारक योजना, 1 दिन में 10 घंटे और 10 दिन में 100 घंटे, यानी ठाकरे जी को इस वर्ष एक एक कार्यकर्ता 100 घंटे का समर्पण केवल करे और 10 दिन के अंदर एक बूथ पर 1 दिन 10 घंटे लगाए। और उस बूथ में जो 10 प्रकार के हमारे काम हैं, वो बूथ का फिजिकल वेरिफिकेशन, बूथ को डिजिटलाइजेशन करना, ये बहुत महत्वपूर्ण काम था। माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी ने जो काम शुरू किया, माननीय जेपी नड्डा जी जिस बात को आगे बढ़ाने का उन्होंने पूरे देश के अंदर इसकी जो दिशा दी है, तो बूथ को डिजिटल बूथ बनाना आज के तकनीक के युग की जो जरूरत है, उसमें जो कार्यकर्ताओं ने भूमिका निभाई, तो आज मुझे बताने में गर्व है आपको कि लगभग 21,000 कार्यकर्ता, 20,800 समथिंग 53 ऐसे कुछ कार्यकर्ता हमारे, जिन्होंने 10 दिन, 1 दिन 10 घंटे, 100 घंटे जो देने का काम किया। इसके साथ ऐसी जो लीडरशिप हमारी है, वो माननीय मुख्यमंत्री होंगे, माननीय कैबिनेट के मंत्री होंगे, इन सब लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय के साथ सरकार का काम किया, तो कुछ समय, आधा समय निकाल करके बूथ पर जाकर के बूथ विस्तारक योजना में भी काम किया। डिजिटाइजेशन, जो आपने बड़े इंपॉर्टेंट बात की, डिजिटाइजेशन में आपने क्या डाटा जो वहाँ से जुड़े हैं उनको आपने इकट्ठा किया है? डिजिटल बूथ से क्या आशय? इसके बारे में शरद जी एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू था कि पहले हम लोग सोच रहे थे कि डिजिटल बूथ बनाने का कुछ राज्यों ने प्रयोग किया, हिमाचल ने किया, गुजरात के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज की हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बूथ पर जो हमारे बूथ समिति और पन्ना समिति, पन्ना प्रमुख, इसका भी एक डाटा जो है ना वहाँ तैयार हुआ। लेकिन हमने ये जो डिजिटल बूथ बनाने का काम किया, हर बूथ की जो बूथ समिति है उसको हमने डिजिटल फॉर्म में लिया कि ऑन द स्पॉट, पहले क्या होता था कि बूथ समिति बन जाती थी, अब वो बूथ समिति है नहीं है, लेकिन हमने उसका फिजिकल वेरिफिकेशन तो क्या ही, एक बुकलेट तैयार की थी, उसमें 10 प्रकार के काम हमने तय किए थे, और डिजिटाइजेशन में एक ऐप तैयार हुआ, संगठन ऐप जिसको हम कहें, उसमें जब तक मैं आपका फोटो वहाँ पर नहीं लूँगा तब तक वो ऐप आगे नहीं बढ़ेगा। तो बूथ अध्यक्ष, बूथ महामंत्री और BLA और 20 लोगों की समिति, पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति, ये इतना केवल डाटा नहीं था, इसके अंतर्गत प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आज के तकनीक युग में डिजिटली होकर के वो सीधे कनेक्ट हों, केंद्र से सीधे कनेक्ट हों प्रदेश कार्यालय से, और ऐसे लोगों को उसमें अपग्रेड करना और उनको अपलोड करके एक बड़ा डाटा भी इकट्ठा हुआ, और उसमें सामाजिक परिदृश्य क्या है बूथ का, की वोटर्स कौन है बूथ पर, जिनको हमने प्रबुद्ध लोग कहा, वहाँ पर स्पोर्ट्समैन कौन है, वहाँ पर महिलाएं सक्रिय कौन है, वहाँ पर नौजवान ऐसे कौन है, ऐसे लोगों को भी हमने ऐसे 22 प्रकार के काम, जो माननीय अमित शाह जी हमको कहते हैं, उन 22 प्रकार के कामों को हमने बूथ पर किया। वो हमने रजिस्टर के अंदर भी, जो बूथ रजिस्टर था उस पर भी हमने अंकित किया, और साथ में जो दूसरा कार्यकर्ता डिजिटली स्ट्रांग था, ऐप विस्तारक जिसको हमने कहा, एक ग्राम के अंदर पर 2 लोग गए थे, उन्होंने अपलोड किया। हाँ, कुछ कार्यकर्ताओं का ये भी अभिमत है, हमसे भी जब उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा कि बूथ विस्तारक एक अद्भुत योजना है और VD शर्मा जी के नेतृत्व में ये बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है, लेकिन जिस तरह उन्होंने तमाम डाटा अपलोड किए हैं, योग्यता को भी अपलोड करते चलें, हम लोग भी बरसों बरस से काम कर रहे हैं, बिना किसी अपेक्षा के काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। ये नहीं कहेंगे हम कि हमारी इच्छा नहीं है, हमारी भी इच्छा है कि हमें समुचित अवसर मिले, हम भी मनुष्य हैं,
लेकिन कोई ऐसी भी प्रणाली और अच्छी डेवलप हो जाए कि वीडी शर्मा जी एक दिन बुलाकर हमसे ये भी कहें, संगठन हमसे ये भी कहे आपको ये दायित्व, आपको ये दायित्व, ये भी एक बड़ी चुनौती है। अपेक्षाएं लाखों कार्यकर्ताओं की हैं। ये आपने शरद जी बड़ा इसमें से जो चीज़ निकल करके आई, ये काम भी बूथ विस्तारक योजना में बखूबी कार्यकर्ताओं ने किया। जनसंघ के, भाजपा के ऐसे वरिष्ठ लोग आज वो काम की स्थिति में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना जीवन लगा करके संगठन को खड़ा किया। बूथों पर ऐसे बहुत लोग हैं जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए झंडा और डंडा लेकर के खड़े रहते हैं। हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए वो खड़े होकर के लोगों से बहस करते हैं और पर्दे के पीछे काम करने वाले ऐसे लोगों का सम्मान करना, ऐसे लोगों से उस बूथ पर आशीर्वाद लेना मैंने भी किया है। यानी एक घटना तो ऐसी थी कि मैं उज्जैन के ग्रामीण क्षेत्र में जब मैं गया था, वहाँ एक जनसंघ के कार्यकर्ता को जब मैं मिलने गया और मैंने उनसे आशीर्वाद लिया, उनको सॉल स्लीपर देकर के पैर छुए तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। मीडिया के लोग थे कि भी क्या हो गया आपको, तो उन्होंने कहा कि साहब जनसंघ के दौरान जब हम काम करते थे तो लोग हमको पूछते थे कि आपको कितना पैसा मिलता है, वो तनख्वाह मिलती होगी काम करने का। हम कहते हमको कुछ नहीं मिलता। तो वो कहते थे क्या मिलता है। तब मैंने कहा था कि वक्त आएगा कि हमको क्या मिलता है। आज मेरा प्रदेश का अध्यक्ष मेरे घर आकर के मेरा सम्मान कर रहा है, मुझे सब कुछ मिल गया। ऐसे इमोशनल चीज़ें भी कई प्रकार की इस योजना में घटित हुई। और वो कार्यकर्ता जिनके बारे में आपने कहा है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, इस पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता मिलकर के प्रत्येक जिले में, प्रत्येक मंडल में ऐसे कौन कार्यकर्ता हैं जिनको किसी न किसी रूप में जिम्मेदारी दी जा सकती है। अलग अलग प्रकार के काम हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहाँ कहाँ काम दिए जा सकते हैं जो पहले नहीं होता था, आज मैं कहता हूं कि केंद्र में बखूबी हुआ है और मध्य प्रदेश के अंदर भी हम सब कार्यकर्ता मिलकर के ऐसे जो कार्यकर्ता हैं जिनको कोई न कोई काम हो सकता है, ये प्रयास भी हमने अभी शुरुआत पहले भी की थी और अब लगातार हम इसको काम करने का प्रयास कर रहे हैं। 2023 के लिए मैं जानता हूं कि आपसे मैं चुनौतियों के बारे में पूछूंगा तो उत्तर यही होगा कि चुनौतियां हैं, क्योंकि वो शायद आप यहां डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप अभी भी क्या पाते हैं। एक संगठनात्मक मुखिया, प्रदेश बीजेपी, एक बड़ी जिम्मेदारी, बहुत आप सक्रियता से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आपको ऐसा लगता है कि किन क्षेत्रों में काम करने की ज़रूरत है जो 2023 के लिए बहुत ज़रूरी है। शरद जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हम लोग अगर अपने राजनीतिक परिदृश्य को देखते हैं और भारतीय जनता पार्टी का संगठन का जो तंत्र है, ये संगठन देश के अंदर आइडियल है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ताकत के साथ, और जो हम कहते हैं कि हम कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उस आधार पर काम करता है। 28 विधानसभाओं के उपचुनाव थे तो कार्यकर्ताओं का ये एक्सेप्टेंस देना, बाहर से आए हुए जो लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और उनको जिता करके लेकर के आना सामान्य घटना नहीं थी। एक पॉलिटिकल डिसीजन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया था कि सरकार को स्थायित्व देना। तो मुझे तो ये उस समय लग गया था कि भाजपा का कार्यकर्ता मध्य प्रदेश का इस दिशा में ताकत के साथ मैदान में काम करने के लिए उतरा है, इसको आगे और बढ़ाना। मेरा ऐसा मानना है कि चैलेंज जहाँ तक है अपने संगठन को और मजबूत करना, इस बात की अभी और ज़रूरत है। हमने बूथ विस्तारक योजना में एक नेटवर्किंग खड़ी की है, हम समर्पण निधि के माध्यम से और हम ताकत दे रहे हैं, लेकिन कई पैरामीटर्स में आज भी हमको कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं को ज़मीन पर, बूथों पर कैसे उतारेंगे, ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री हमारे बार बार कहते हैं कि गरीबों का जीवन बदलने का जो अभियान है, यही हमारी ताकत है। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही आपने। क्या हम ये माने कि बीजेपी का भी अब मध्य प्रदेश में नैरेटिव बदल गया है? अब एजुकेशन, हेल्थ, रोजगार, 2023 का चुनाव इसी पर होगा सर? मैं बुंदेलखंड का सांसद हूँ। बुंदेलखंड के अंदर कैन बेतवा लिंक परियोजना, जो सूखा बुंदेलखंड और जिसको हम गरीब बुंदेलखंड कहते थे, आज वो बुंदेलखंड कैन बेतवा लिंक परियोजना से हरा भरा बुंदेलखंड होगा और समृद्ध बुंदेलखंड बनेगा। कई प्रकार की चीज़ें बढ़ेंगी। इसी प्रकार से पानी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर को जल, नल के माध्यम से जल जीवन मिशन में हर घर को पानी, जैसे अटल जी ने गांव-गांव को सड़कों से जोड़ा प्रधानमंत्री सड़क योजना में, इसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि हर घर को जल, हर घर को नल, नल से पानी कोई गांव 2023 तक नहीं बचेगा। ये वास्तव में ऐसे मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के कार्ड में माननीय प्रधानमंत्री हमें कहते हैं बूथों पर हमारा प्रयास हो कि जो इंटाइटेल है
उस व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए। ये हमारे लिए चैलेंज है कि वो कार्ड बने, उसका उपयोग हो और उपयोग होने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, इतना तक वो कहते हैं। दो सवालों के साथ कंक्लूड करूंगा। जब 2019 के बाद कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा आपके पास आया तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन इतना मजबूत है कि कितने भी नाराज़ फूफा हों, चाचा हों, ताऊ हों, उनके मुंह जरूर फूल जाते हैं लेकिन वो बोलते कुछ नहीं है। उधर के भी जो अब आपके ही प्रिय हैं, दूध में शक्कर की तरह, जैसा आप लोग कहते हैं कि घुल मिल गए हैं, खूब घुल मिल गए हैं, लेकिन फिर भी एक परिवार में राजी नाराज़ी होती रहती है। इसमें आप मुखिया हैं और ऐसे मुखिया हैं कि इधर भी देखना है कि फूफा जी का मुंह तो नहीं फूला है। क्या कभी चुनौती लगती है इसमें? ये बात आपने ठीक कही कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। जैसे आपने कहा कि देश के 60% भूभाग पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही हैं। पंच सरपंच से लेकर के प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज विद्यमान हैं। तो चैलेंज तो होते ही हैं। जहाँ मनुष्य है, तो मैं ये नहीं कहता कि हमारे यहाँ कोई चैलेंज नहीं है, हमारे कोई ऐसी कोई समस्या नहीं आती। जहाँ मनुष्य होगा वहाँ इस प्रकार की चीज़ें तो नेचुरली शरद जी आएंगी नहीं, तो हम बड़े आइडियल हो जाएंगे और हम राजनीतिक दल हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने संगठन पर इस बात के लिए गर्व करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक पद्धति का जो विकसित की है और उस पद्धति के अनुरूप जो भारतीय जनता पार्टी काम करती, इसलिए कभी हम लोगों को चैलेंज नहीं होता, न कोई समस्या आती, क्योंकि हमारे यहाँ एक पद्धति होने के कारण अगर कोई कार्यकर्ता प्लस माइनस उसको कुछ बात की नाराज़गी होती है तो जिस प्रकार से परिवार भाव के साथ उससे एक संवाद का जो माध्यम है उसके साथ सारी चीज़ों का समाधान निकलता है। क्योंकि यहाँ एक व्यवस्था है, एक पद्धति के साथ हम काम करते हैं। हमको एक परिवार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, एक परिवार के द्वारा चलने वाला दल नहीं है। इसलिए पद्धति के कारण मैं भी उस पद्धति से बंधा हूं, तो हम सब मिलकर के उस पद्धति से बने हुए हैं। तो इसलिए उस व्यवस्था के कारण चीज़ों का समाधान निकलता है। कई बार बड़ी निष्ठुर और निर्मम भी प्रतीत होता है ना, कभी कभी होता है। कभी कभी कार्यकर्ता को ऐसा लगता है तो ये राजनीतिक दल है, तो उसके अनुसार जो आपने कहा कि भाई नोटिस देना, बाकी चीज़ों की भी कभी मजबूरी बनती है कि भाई, और बड़े कठोर मन से करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि जो कार्यकर्ता अगर हमारे साथ कई सालों से काम कर रहा है और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में करेक्ट करने का, माना कि मैं कुछ ऐसी चीज़ करता हूं जो मेरे व्यवहार के अनुरूप ठीक नहीं है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, लेकिन कोई बात अगर मेरे से ऐसी होती है तो मैं फिर शरद जी एक बार कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया है। मुझे भी करेक्ट करने वाला मेरी लीडरशिप है, जो मुझे कहती है कि विष्णु थोड़ा ये दो चीज़ों को ध्यान रखना है, तो तैयार करना होता है। ये ठीक बात। तो ऐसे हम प्रयास करते हैं कि पहले हम उनको बात करें, कहते हैं कि भैया ये ठीक नहीं है, क्योंकि बार बार आने से एक संदेश गलत जाता है। जब कभी लगता है कि चीज़ें थोड़ा सा नहीं रुक रही हैं, तब फिर इसके अनुरूप जाना पड़ता है। अदरवाइज कोई अनुशासन और कानून से चीज़ें ठीक नहीं होती, ठीक तो व्यवहार और एक दूसरे के संवाद से ही होती हैं। तो संवाद सबसे बड़ा माध्यम है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। कुछ समीक्षक ये भी कहते हैं राष्ट्रीय स्तर पर कि आप लोग यानी बीजेपी चुनाव जीतने की मशीन बन गए और गवर्नेंस पर जितनी तवज्जो आपकी होनी चाहिए उतनी नहीं है। आप 60% से ज़्यादा देश के हिस्से पे शासन कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि आपने अपेक्षाओं का बहुत अधिक दबाव ले लिया है अपने ऊपर? केवल चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य नहीं है। बड़े परिप्रेक्ष्य में शरद जी, आप तो समीक्षक हैं और आप पॉलिटिकल समीक्षा भी लगातार देश के अंदर, प्रदेश के अंदर करते रहे हैं। आज इस देश को किस बात की ज़रूरत है? जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब कोविड का अंतर्राष्ट्रीय संकट होता है, पूरी दुनिया प्रभावित होती है, तब वो कहते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता को राजनीति के साथ सामाजिक भूमिका का निर्वहन करना है। और मैं इस बात पर गर्व करता हूं कि पूरे देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर भी कार्यकर्ताओं ने राजनीति के साथ बूथ बूथ पर सामाजिक भूमिका का इतना बेहतर निर्वहन किया कि कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा, ये सुनिश्चित कर दिया देश के अंदर। लोगों को अपनी जान जोखिम में डाल करके कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जरूरत देश के लिए है। गरीबी हटाने का नारा नहीं, गरीबों का जीवन बदलना। जिसके घर पर जिसने कभी कल्पना नहीं की कि मैं झोंपड़ी में रहता हूँ, मुझे अपना मकान, उसका सपना है, उस सपने को पूरा करना। जिस माँ ने कभी कल्पना नहीं की कि मेरे घर के अंदर मुझे लकड़ी पर खाना बना करके जो होता है, तो उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन दे करके उसकी पीड़ा को दूर करना,
तो उस बहन को जो अल्पसंख्यक समुदाय की है, जो ट्रिपल तलाक से जीवन नरक बनता था, कल्पना नहीं थी कि देश के अंदर ये भी हो सकता है कि ट्रिपल तलाक खत्म होकर के उनका जीवन बदल जाएगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत है और मैं ऐसा मानता हूँ उसके लिए हमको बूथ विस्तारक योजना के लिए बूथ सक्षम बनाना है। तो प्रदेश सक्षम बनेगा तो भाजपा सक्षम बनेगी, तो मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे और देश दुनिया के अंदर जो भारत माता परम वैभव पर लेने की बात करती है वो होगा। उत्तर प्रदेश 5 राज्यों के चुनाव, शुभकामनाएं तो मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन कितने आशान्वित हैं आप कि उत्तर प्रदेश में भी कमल खिलेगा और 2023 में मध्य प्रदेश में 5वीं बार? क्या आप दावा कर सकते हैं फिर कि बहुत ताकत से हम मैदान में हैं और सफल होकर दिखाने की स्थिति में रही? मैं ऐसा मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री के प्रति जो विश्वास है जनता का और गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर लोगों का जो जीवन बदला है, हर व्यक्ति के मैं बूथ विस्तारक योजना में घर घर कई अपने अनुसूचित जाति के भाई और बहनों के घर में गया हूँ। जब हम पूछते हैं कि आपको क्या क्या लाभ मिला है, तो कोई 17 योजनाओं से लाभान्वित है, कोई 10 योजनाओं से लाभान्वित है, तो कोई 5 योजनाओं से लाभान्वित, तो कोई कहता है कि यहाँ जब बैठे हैं ये घर ही प्रधानमंत्री आवास योजना में हमको मिला है। तो इन चीज़ों के कारण से प्रधानमंत्री के प्रति इतना अथाह विश्वास और उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी के प्रति जो एक भय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया है, मैं एक शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, भय मुक्त उत्तर प्रदेश माननीय योगी जी ने जो बनाया, उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार तो बनेगी ही, 5 राज्यों के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलेगा। मैं कह सकता हूं कि पंजाब के अंदर भी आप ये देखिए कि क्या होगा आगे, मैं कह नहीं सकता कि वहां भी परिणाम किस प्रकार के आएंगे, हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड परिणाम आए। चलिए, और शरद जी, जहां तक आपने आगामी मध्य प्रदेश के बारे में 2023 के अंदर संगठन काम के मजबूती के आधार पर हमारे सभी कार्यकर्ताओं की जो टीम स्पिरिट है, उन कार्यकर्ताओं के मेहनत के आधार पर और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण की योजनाएं इस प्रकार से लोगों के जीवन को बदलने का काम की हैं, इसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर भी, चाहे 2023 हो चाहे 2024 हो, हम मध्य प्रदेश के अंदर भी पुनः इतिहास बनाएंगे। चलिए सर, बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद करता हूं आपकी भावी इस राजनीतिक यात्रा के लिए भी। तो ये थे वीडी शर्मा जी। बहुत इम्पॉर्टेंट बात वो कहते हैं, शेयर बाज़ार में एक शब्द होता है ऑटो करेक्शन, स्वतः सुधार की एक प्रणाली, वो बीजेपी के लिए कहते हैं। एक ऑटो करेक्शन है यहाँ, आप कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना बैठे हों, ये मैसेज आ जाता है और ऐसी जगह से मैसेज आ जाता है कि जो ऑटो करेक्शन की प्रणाली का मैसेज है कि भैया थोड़ा सा ध्यान रखिए। उसमें सारे भाव होते हैं और वो भाव वो समझता है, चाहे वो कितने भी उच्चस्थ पद पर आसीन व्यक्ति क्यों ना हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे। अनुमति दीजिए। नमस्कार।